गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, जो कि इंट्रोडक्शन होगा जिसका। और लेक्चर 1 पहले वाला था, ये लेक्चर 2 होगा, जिसमें कि क्या होगा, बेसिक ऑफ इकोनॉमी। इसमें क्या होगा, इसमें बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग देखें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको रेफर्स करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू द रिसोर्स यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? ये उन चीज़ों को रेफर्स करता है जो कि यूज में आता है गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में। रेफर्स टू द रिसोर्स, इट रेफर्स टू द रिसोर्स which are used to produce goods and सर्विसेज। ठीक है, दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? दीज इंक्लूड, पहला नंबर में होगा लैंड, दूसरा नंबर में होगा लेबर, तीसरा नंबर में होगा कैपिटल, और चौथा नंबर में होगा एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये रिसोर्सेस हमेशा एसेंशियल्स होगा फॉर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इनपुट। ये जो रिसोर्सेस है, ये एसेंशियल फॉर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इनपुट। जो भी इकोनॉमिक इनपुट होगा उसको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए हमको क्या होगा, ये फैक्टर क्या है, एसेंशियल है। अब लैंड का क्या काम है? लैंड क्या करेगा? लैंड करेगा, एक नेचुरल रिसोर्स है। लैंड क्या है? इट इज ए नेचुरल रिसोर्स। ये नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, ये क्या प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड जियोग्राफिकल स्पेस फॉर प्रोडक्शन। कुछ भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास लैंड होगा तो हम उसमें कंपनी लगा सकते हैं, हमारे पास लैंड होगा तो हम उसमें खेती कर सकते हैं, हमारे पास लैंड होगा तो हम उसमें इंडस्ट्री बिल्डअप कर सकते हैं, हमारे पास अगर लैंड होगा तो हम उसको रेंट पे दे सकते हैं, हमारे पास अगर लैंड होगा तो हम उसको कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये पहला चीज़ ऐसा है जो कि इकोनॉमिक्स यूटिलाइजेशन के लिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए, इकोनॉमिक इनपुट को यूटिलाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं रेंट पे दे करके। इनकम कैन बी जनरेटेड बाय द टर्म ऑफ रेंट, बाय द टर्म ऑफ रेंट। रेंट पे दे करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें से जनरेट कर सकते हैं। अब लैंड हो गया, दूसरा नंबर पे क्या आ गया? दूसरा नंबर पे है लेबर। लेबर क्या करेगा?
लेबर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन इफोर्ट्स को, रिप्रेजेंट ह्यूमन इफर्ट्स, चाहे वो फिजिकल हो एंड मेंटल, जो कि यूज्ड होता है MENT, जो कि यूज्ड होता है विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब फिजिकल में जैसे कि कोई लेबर का ज़रूरत है, कोई ह्यूमन पावर का ज़रूरत है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लेबर इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग जैसे हम लोग या तो मेंटली इन्वॉल्व है किसी चीज़ों में, किसी बिजनेस में, या नहीं तो हम लोग किस में इन्वॉल्व है, या नहीं तो हम लोग फिजिकली इन्वॉल्व है, या तो मेंटली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, और हम लोग इसको कैसे हम लोग पे कर सकते हैं? लेबर्स कैन बी पेड लेबर्स कैन बी पेड बाय द वेजेज, by the wages as the compensation for their labor, wages paid by the as the compensation for their labor, wages as the compensation for their labor। उन्होंने जो कमाई करा है उस कमाई के लिए हम उसको क्या करते हैं? वेजेज देते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया? पहला हमारा लैंड हो गया, पहला हमारा क्या हो गया? लैंड हो गया। दूसरा हमारा लेबर हो गया। तीसरा हमारा कैपिटल, और चौथा हमारा इंटरप्रेन्योर। कैपिटल मतलब हो गया मनी। कैपिटल मतलब क्या हो गया? मनी। जो भी हम लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं, जैसे कि कोई टूल्स को ख़रीदने के लिए यूज कर रहे हैं, कोई मशीनरी को खरीदने के लिए यूज कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल एसेट दे रहे हैं जो कि प्रोडक्शन में हमें वो मदद करेगा, ये इनकम अर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉन इज इंटरेस्ट। हम लोग इंटरेस्ट पे क्या कर सकते हैं? ये कैपिटल क्या देगा? कैपिटल देगा मनी और इंटरेस्ट। अब तीसरा नंबर पे हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर क्या था? तीसरा नंबर है इंटरेस्ट। तीसरा नंबर है कैपिटल, सॉरी, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल को हम लोग क्या कर सकते हैं? कैपिटल से मीन्स मनी से हम लोग क्या कर सकते हैं? मनी से हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉम्प्राइजेज ऑफ टूल्स, मशीनरी एंड फाइनेंशियल एसेट एंड financial asset that aid production, द इनकम, जो हम लोग कैपिटल से इनकम जनरेट करते हैं उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉन एज इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये क्या हो गया? कैपिटल। अब चौथा नंबर है कोई बिजनेसमैन, इंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेसमैन में क्या होगा कि वो विजन, उसका विजन इन्वॉल्व होगा, वो रिस्क लेगा अपने पैसे को फंसा करके, अपने लैंड को फंसा करके। एंड मैनेजमेंट स्किल रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टुगेदर अदर प्रोडक्शन फैक्टर। मतलब इन इंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि यह क्या करेगा? रिस्क फैक्टर, रिस्क टेकिंग, विजन, मैनेजमेंट स्किल, ये सारे चीज़ मिला करके प्रोडक्शन फैक्टर में जो भी यूज होगा इन तीनों चीज़ों का वो यूज कर सकता है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योर्स earn profit for their role in creating and managing the
बिजनेस वो क्या कर सकता है, अपने प्रॉफिट को कमा सकता है। किस तरीके से? क्रिएट और मैनेज, बिजनेस को मैनेज करके, बिजनेस को क्रिएट करके और बिजनेस को मैनेज करके क्या कर सकता है, वो अपने प्रॉफिट को कमा सकता है। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योरशिप में भी देख लेते हैं क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है? इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व्स विजन, रिस्क टेकिंग, एंड मैनेजमेंट स्किल। required to bring together, therefore required to bring together other production factor। अदर प्रोडक्शन फैक्टर में क्या क्या है? अदर प्रोडक्शन फैक्टर में लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों को कौन जोड़े रखेगा? इन तीनों को जोड़े रखेगा कौन? एंटरप्रेन्योरशिप, जो बिजनेस कर रहा है वो क्या करेगा, वो उसका उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा एंटरप्रेन्योरशिप का? उसका विजन उसके देख रेख में होगा, वो रिस्क लेगा और मैनेजमेंट करेगा किसको? ये सब चीज़ जो जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों को मिला करके प्रोडक्शन फैक्टर में जो भी यूज होगा उन सबको ये इन्वॉल्व करेगा। और ये एंटरप्रेन्योरशिप इट अर्न प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस। ये कैसे अपना प्रॉफिट अर्न करेगा? ये अर्न करेगा क्रिएट और मैनेज करके अपना प्रॉफिट को। ठीक है, अब ये टोटल इनकम जो भी जनरेट करेगा ये फैक्टर मिला करके, टोटल इनकम generated by these factors is collectively referred to as factor income। ये टोटल इनकम जो भी जनरेट हुआ इन फैक्टर से, किन फैक्टर से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे इकोनॉमिक्स का। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज, इकोनॉमिक्स study of how societies allocate limited resource to produce good, allocated limited resources to produce goods and services, and how these goods and services are distributed among individuals, and how these goods and services are distributed
आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग इंडिविजुअल्स। ये हो गया आपका क्या, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। क्या फिर से एक बार देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज, जो सोसाइटीज है वो कैसे, जो लिमिटेड रिसोर्स है उससे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, एंड हाउ दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इंडिविजुअल, और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है ये इंडिविजुअल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये है इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमी इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या देखेंगे हम लोग। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स डेली लाइफ में इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। इन पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिख सकते हैं इन्फ्लुएंसिंग आवर चॉइस एंड शेपिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। इन्फ्लुएंसिंग एंड शेपिंग द वर्ल्ड हमारे चारों तरफ का जो दुनिया है उसको शेप करने में ये मदद करता है इकोनॉमिक्स, हमारे चॉइस को इन्फ्लुएंस करता है। फ्रॉम द प्राइस वी पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरीके से हमारे वर्ल्ड को वो शेप करता है। फ्रॉम द प्राइस वी पे, जो हम लोग पे कर रहे हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, टू द डिसीजन मेड बाय द बिजनेसेस इकोनॉमिक इज प्रेजेंट एवरीवेयर। फ्रॉम द प्राइसेस, जो कि हम लोग पे करते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए, वहाँ से लेकर के जो डिसीजन बन रहा है बिजनेसेस के लिए, वहाँ हर जगह पर इकोनॉमिक्स प्रेजेंट है। मतलब फ्रॉम द प्राइसेस वी पे फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हम लोग प्राइसेस पे कर रहे हैं गुड्स सर्विसेज के लिए, वहाँ से लेकर के जो बिजनेस से इसके लिए डिसीजन बन रहे हैं वहाँ तक इकोनॉमिक्स प्रेजेंट है। सर्विसेज टू द डिसीजन इकोनॉमिक्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, कहाँ कहाँ इकोनॉमिक्स प्रेजेंट है, जहाँ से हमने गुड्स खरीदा, जहाँ पे हमने पैसे दे करके गुड्स खरीदा, और जो कि इस बिजनेस में कर रहा है, जो इस बिजनेस का डिसीजन ले रहा है, वहाँ तक इन सारे प्रोसेस में क्या है, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है एवरीवेयर। इसके बाद दूसरा काम क्या करता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, कि ये इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फंक्शन, इट हेल्प्स us to understand how the market function, मार्केट कैसे काम करता है। हाउ गवर्नमेंट मेक पॉलिसी, हाउ गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी बना रहा है। हाउ वी कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट आवर मनी, हाउ वी कैन मेक
informed decision about our money, capital and finance. ठीक है, ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम क्या करता है? इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, डिस्पाइट इट्स लिमिटेड लैंड मास जापान हैज इफेक्टिवली मैनेज्ड इट्स रिसोर्सेस। हम लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमारे इंडिया का लैंड मास बहुत ज़्यादा है इनको एज कम्पेयर टू जापान, लेकिन जापान में क्या है कि आज उसका लिमिटेड लैंड मास होने के कारण भी जापान हैज इफेक्टिवली मैनेज्ड इट्स रिसोर्सेस। अपने रिसोर्सेज को, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप को उन्होंने इफेक्टिवली मैनेज किया, जिसके कारण क्या है, उसको यूटिलाइज किया, और जिसके कारण क्या है, एक्सपेक्शनल एफिशिएंसी टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। और वो क्या हुआ, उसने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा लिया। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें जापान का, लिमिटेड लैंड मास होने के बावजूद भी जापान हैज लिमिटेड लैंड मास के बावजूद भी जापान हैज इफेक्टिवली मैनेज्ड इट्स रिसोर्स। अपने रिसोर्स को मैनेज किया, उसको यूटिलाइज देम विथ एक्सेप्शनल एफिशिएंसी। टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पर क्या था डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कहाँ गया? ये क्या था, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी रेफर्स टू द सिस्टम विद इन ए रीजन और ए कंट्री। इकोनॉमी refer to the system within a region or a country, within a region or a country where production, distribution and consumption of goods and services occurs. Where production, distribution and consumption of goods and services occurs. ठीक है जी, ये हो गया डेफिनेशन। इकोनॉमी रेफर्स टू द सिस्टम विद इन ए रीजन ऑफ ए कंट्री, या किसी कंट्री के अंदर किसी उस कंट्री के रीजन में ही एक सिस्टम, ये इकोनॉमी क्या रेफर करता है, एक सिस्टम रेफर करता है, ये एक सिस्टम बनाता है विद इन ए रीजन ऑफ ए कंट्री वेयर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स और सर्विस बना, उसका प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका कंजप्शन उस कंट्री के रीजन में जो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी।
अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्या था? इकोनॉमिक्स ये था स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स क्या था कि वो स्टडी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे सोसाइटी क्या करता है, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको यूज करके, उसको यूटिलाइज करके क्या प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। एंड हाउ दिज गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल, और कैसे ये गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन ये तो इकोनॉमिक्स की बात हो गया। अब इकोनॉमी अगर हम लोग देखें तो ये क्या करता है, किसी भी कंट्री या रीजन में जो भी लिमिटेड प्लेस है उसमें कैसे ये क्या करता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसको कंजप्शन या यूटिलाइज करता है। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ थ्योरेटिकल फील्ड। इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ थ्योरेटिकल फील्ड। ठीक है। इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी क्या है? इज द सिस्टम, इट इज द सिस्टम इज द सिस्टम और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सिस्टम और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सिर्फ क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ये सिर्फ स्टडी है, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। It refers to the process of gathering and allocating financial, human and और मटेरियल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या रेफर्स करता है? प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एलोकेटिंग। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्स का मोबिलाइजेशन, मतलब हर चीज़ को एक जगह पे क्या करना है, इकट्ठा करना है। अगर मान लिया जाए हमको कंपनी खोलना है, अगर हमें कंपनी खोलना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और एक बिजनेस करने के लिए माइंड, या हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप। ये चार चीज़ हमें होना चाहिए किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए और इंटरप्रेन्योरशिप ये होना चाहिए। इसलिए मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज क्या बोलता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इट इज़ द process of gathering and allocating financial, human और material resources to produce various goods and services. It involves, ये क्या इन्वॉल्व करता है, आइडेंटिफाइंग अवेलेबल रिसोर्सेज, ब्रिंगिंग कैपिटल फॉर मनी और फाइनेंस एंड एफिशिएंटली यूजिंग देम फॉर प्रोडक्टिव यूज। ये क्या इन्वॉल्व करता है कि क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है, इट इन्वॉल्व्स
अवेलेबल रिसोर्सेस, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग इन अवेलेबल रिसोर्सेस। क्या इसको आइडेंटिफाई करता है? इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग available resource, available resources, bringing capital for money, bringing capital for money or finance and efficiently using them for productive use and efficiently उसको यूज करना है, प्रोडक्टिव यूज करना है। मतलब ये क्या करता है प्रोसेस, इसके ये प्रोसेस क्या है? मोबिलाइजेशन रिसोर्स का क्या मतलब है कि ये एक प्रोसेस है, क्या करता है? गैदरिंग एंड एलोकेटिंग फाइनेंशियल, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये क्या किस किस चीज़ को गैदर करता है? फाइनेंशियल, पैसे को, ह्यूमन को, लेबर को, मटेरियल को, और रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, जो भी रिसोर्सेज यूज होगा या जो भी रिसोर्सेज यूज होगा उस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, उन सबको ये गैदर करता है। ये क्या इन्वॉल्व करता है कि क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको पहचानता है, क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है, कितना कैपिटल लगेगा, और एफिशिएंटली उसको कैसे हम लोग प्रोडक्टिव यूज में ला सकते हैं इसको। उसके बाद फिर हम लोग ये क्या करते हैं, उसके बाद एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोडवेज, ये क्या करता है? मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज में क्या करता है? एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर such as roadways, आज के टाइम में कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर कि बिना ट्रांसपोर्ट के हम लोग उसको ग्रो कर सकते हैं। रोडवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, एयरवे हो गया, play a critical role along with skilled and educated labor that can effectively utilize these resources to ensure optimal production and achieve desired outcome। उसके बाद एयरवेज क्या करता है? ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, प्ले ए क्रूशियल रोल along with skilled and educated labor, किसके किसके साथ? along with skilled and educated labor that can effectively utilize these resources, जो कि क्या कर सकता है? that can effectively utilize these resources, जो कि इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकता है ये रिसोर्सेज को, टू इंश्योर ऑप्टिमल प्रोडक्शन, क्या इंश्योर करने के लिए? मैक्सिमम प्रोडक्शन, ऑप्टिमल प्रोडक्शन एंड अचीव डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा हो गया मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। उसके बाद हम लोग देखते हैं नोट में, क्या नोट में देखेंगे? इफ़िशिएंट, इकोनॉमिकल और इफ़ेक्टिव, ये मेन 3 E है।
एफिशिएंट एफिशिएंट में क्या होगा, अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज एफर्ट्स और रिसोर्सेज। एफिशिएंट में क्या हो गया, अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेस्टेज एफर्ट्स, विथ मिनिमम वेस्टेज एफर्ट, विथ मिनिमम वेस्टेज एफर्ट्स और रिसोर्सेस। एफिशिएंट दूसरा हो गया, एफिशिएंट होंगे तभी हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएंगे विथ मिनिमम वेस्टेज, बिना वेस्ट किए रिसोर्सेस को, अगर हम लोग एफिशिएंट हो गए। इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिकल, प्रोवाइडिंग गुड वैल्यू और सर्विस in relation to the amount of money, टाइम और रिसोर्सेस स्पेंड। इकोनॉमिकल में क्या होगा, क्या क्या प्रोवाइड करे, गुड वैल्यू ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू अमाउंट ऑफ मनी, मतलब जो भी हम लोग मनी लगा रहे हैं, जो भी टाइम लगा रहे हैं, जो भी रिसोर्सेस लगा रहे हैं, उसके ऊपर क्या हो सके, हमें एक अच्छा वैल्यू मिल सके सर्विस का या गुड्स का। ठीक है, ये पहला हो गया एफिशिएंट, दूसरा हो गया इकोनॉमिकल, तीसरा हो गया इफेक्टिव। डिजायर्ड रिजल्ट और आउटकम क्या कर सकते हैं ये, प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट और आउटकम। सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स इंटेंडेड पर्पस, सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स इंटेंडेड पर्पस। ठीक है जी, ये इफेक्टिव। अब रिसोर्सेज को हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड इफेक्टिवली। रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इफिशिएंटली, रिसोर्स को हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड efficiently, economical, effectively. In the economy, decision of utilization of resources in two level. इकोनॉमी में, in the economy, decision of utilization of resources in two level.
कौन कौन से लेवल में हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे इकोनॉमिक्स का, वो इकोनॉमी का वो डिसीजन दो रिसोर्स, वो उसकी यूटिलाइजेशन, वो जो रिसोर्स हम लोग यूटिलाइज करेंगे उसके लिए दो चीज़ों से हम लोग दो तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स विद इन द इकोनॉमी। दिस ब्रांच of economy studies individual units। यहाँ पर क्या होगा? इंडिविजुअल यूनिट्स को हम लोग स्टडी करेंगे, सच एज हाउस होल्ड, बिजनेसेस एंड मार्केट। एग्जाम्पल हम लोग ले लें क्या? हाउस होल्ड, बिजनेस और मार्केट। इट एग्जामिन्स हाउ दीज एंटिटीज मेक डिसीजन, एलोकेट रिसोर्सेज एंड इंटरेक्ट विद इन द मार्केट प्लेस। की टॉपिक्स इंक्लूड डिमांड एंड सप्लाई, प्राइसिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डील करेगा? इट डील्स with the economy as a whole। with the economy as a whole मतलब it looks at aggregate indicators like GDP, it looks at aggregate indicators like GDP, क्या क्या, जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ये पूरे तरीके से देखता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, ये पूरे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखता है। दिस एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ब्रॉड इकोनॉमिक फैक्टर। Area of economics focuses on broad economic factor। broad economic factor that impact the national and global economy, जो कि that impact the national and global economy, जो कि किसको इन्फ्लुएंस करेगा, या किसके ऊपर फोकस करेगा? नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ ये फोकस करेगा। अब है तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग तीसरे को? तीसरा है हमारे पास, क्या है तीसरा? बिहेवियर इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इसमें क्या है? ये भी एक, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कंबाइंस साइकोलॉजी, इट इज
also a branch of economics that combines psychology and economic theory to understand how people actually make decision. How people actually make decision. How people actually make decisions. Unlike traditional economics, which assumes people always make rational choices, behavioral economics recognizes that individuals often make decisions based on. अब ये क्या करता है? Behavioral economics recognize that individuals often make decisions based on emotion. किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन इमोशन, bias and cognitive shortcuts. ठीक है. This field studies how factors like fear of loss, social influence and limited information can lead to choice public policy. Now this is the behavior economics. आज का क्लास हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं. आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम एंड जीडीपी, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, अदर फैक्टर्स, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे किस बेसिस पे उसको आगे बढ़ाते हैं. सो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं. थैंक यू.